हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत ये हमारा 23वां नंबर का वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी उसको आप इस वीडियो में पूरा अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित होगा। क्लियर है सभी का? चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के शपथ के बारे में कि शपथ के संबंध में हमें क्या क्या जानकारी याद रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट के जैसे हम बात करें, न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है। जैसे मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किसके समक्ष शपथ लेना होता है, किसके सामने खड़े होकर शपथ लेना होता है, तो हम बताएंगे राष्ट्रपति के समक्ष। राष्ट्रपति के समक्ष उन्हें शपथ लेना होता है। और अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में क्या होगा, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना होता है। तो ये नियम होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण के संबंध में वे राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, दोनों में से जो भी हो जाए, उनके सामने उन्हें शपथ लेना होता है। बस इतनी ही जानकारी आपको न्यायाधीशों के शपथ के बारे में याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के। क्लियर है सबका? चलिए, तो इसी का हम विस्तार से अध्ययन देखते हैं कि क्या इसमें मुख्य रूप से बताया गया है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्या आपका लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि सुप्रीम कोर्ट के लिए नियुक्त न्यायाधीशों को अपना कार्य संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना पड़ता है। बस ये बातें आपको याद रखना है शपथ ग्रहण से संबंधित। क्लियर सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं। शपथ ग्रहण के बाद हम आगे देखते हैं मुख्य रूप से पद नियुक्ति के बारे में, पद मुक्ति के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किस प्रकार से अपने पद से रिमूव होते हैं, मुक्त होते हैं, इसके बारे में आपको क्या अध्ययन करना है। तो इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी जानकारी आपको पद मुक्ति के संबंध में याद रखना है। तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत हम दो कंडीशन पढ़ेंगे जिस तरीके से न्यायाधीशों का पद मुक्त होगा। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि उनका पद मुक्त होने का पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन में आपको याद रखना है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वे अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? त्याग पत्र दे सकते हैं और अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसे अपना त्याग पत्र देते हैं, तो ये देते हैं राष्ट्रपति को। किसको देंगे बता दो? राष्ट्रपति को यह अपना क्या देते हैं? त्याग पत्र देते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर है? तो ये हो गया पहला पद मुक्ति का कंडीशन। दूसरा तरीका ये है कि यदि वो अपना पद त्याग नहीं दे रहा है या त्याग पत्र नहीं दे रहा है, तो दूसरे कंडीशन में क्या होगा, तो हमारे देश में जो संसद है, पार्लियामेंट है, उनके द्वारा न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। और न्यायाधीशों को संसद के द्वारा जो हटाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं महाभियोग। क्या बोलते हैं? महाभियोग के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन कि यदि उन्हें हम हटाना चाहते हैं तो उन पर क्या ला सकते हैं? महाभियोग ला सकते हैं। महाभियोग कौन ला सकता है? तो संसद और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद मुक्त कर सकता है। तो पद मुक्त ये दो ही तरीके से हो सकते हैं। पहला कंडीशन बता दो, त्याग पत्र के माध्यम से, और दूसरा कंडीशन महाभियोग के माध्यम से ये हो सकते हैं। ठीक है, चलो इसी को हम मुख्य रूप से विस्तार से पढ़ते हैं, इसमें क्या चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, चलो सबसे पहला पॉइंट देख लो। जब हम पढ़े कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपकर पद से मुक्त हो सकते हैं। क्लियर है? दूसरा कंडीशन ये है कि संसद के द्वारा महाभियोग लाकर इन्हें पद से विमुक्त किया जा सकता है। उन्हें पद से यदि हटाना है तो उन पर क्या ला सकते हैं?
महाभियोग ला सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर सबका? चलो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के ऊपर जब महाभियोग लाते हैं तो क्या आधार होगा, किस तरीके से प्रोसेस होता है, उसको हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उस पर महाभियोग कैसे लाया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। क्लियर सबका? तो इसके बारे में देख लो आपको क्या क्या जानना है महाभियोग के संबंध में। तो महाभियोग के संबंध में सबसे पहले चीज याद रखना है कि महाभियोग किस आधार पर ला सकते हैं। तो यदि किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर किस प्रकार का आरोप लगा हुआ है तो इसके लिए हम दो प्रकार का आरोप देखेंगे जिस आधार पर महाभियोग लाया जा सकता है। तो सबसे पहला जो आधार होता है जिसको हम बोलते हैं कदाचार। यदि किसी न्यायाधीश के ऊपर कदाचार का आरोप है, कदाचार को ही कहते हैं भ्रष्टाचार। कदाचार को ही क्या बोलते हैं बता दो? भ्रष्टाचार के नाम से जानते हैं मुख्य रूप से। तो भ्रष्टाचार के आधार पर या उसी को हम बोलते हैं कदाचार, दोनों ही सेम होता है। तो इस आधार पर महाभियोग ला सकते हैं। या दूसरा मुख्य आधार हो सकता है वो होता है शारीरिक असमर्थता। शारीरिक असमर्थता, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में देना है कि जो शारीरिक असमर्थता ये क्या चीज़ होता है। तो यदि वो शारीरिक रूप से कमजोर है कि वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं रह सकता है, तब भी उस पर हम क्या ला सकते हैं? महाभियोग ला सकते हैं। तो पहला आधार क्या है? कदाचार, या इसी को हम क्या बोलते हैं? भ्रष्टाचार। और दूसरा आधार क्या होगा? शारीरिक असमर्थता। अब बात आता है कि महाभियोग को चालू कैसे करेंगे, प्रस्ताव कैसे लाएंगे। तो न्यायाधीशों पर प्रस्ताव कौन से सदन में ला सकते हैं? तो लोकसभा में भी ला सकते हैं और दूसरा राज्यसभा में भी ला सकते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के ऊपर यदि महाभियोग का प्रस्ताव लाना है तो कहाँ कहाँ ला सकते हैं बता दो? लोकसभा में ला सकते हैं और राज्यसभा में ला सकते हैं। अगर हमें लोकसभा में किस प्रस्ताव लाना है तो कम से कम प्रस्ताव लाने के लिए ही 100 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। और यदि हमें राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाना है तो प्रस्ताव लाने के लिए ही 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है मुख्य रूप से। अब मान लेते हैं चलो ठीक है कि लोकसभा से हम प्रस्ताव लाना चालू कर देते हैं। तो कितने लोग साइन करेंगे? 100 सदस्य। अब यहाँ से यदि हम इसे पारित करवाना है तो लोकसभा से पारित हमें करवाना है जैसे महाभियोग, तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगा। ये जो होगा वो पारित करने के लिए, क्या करने के लिए? लोकसभा से यदि हमें प्रस्ताव को, महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करना है तो कितना हस्ताक्षर चाहिए? 2/3 बहुमत के माध्यम से लोकसभा से हम उसको पारित करेंगे। फिर यही जो पारित हुआ जो चीज़ है वो कहाँ जाएगा बता दो? राज्यसभा में। अब राज्यसभा में हमें पारित करवाना है तो यहाँ से भी जो यहाँ देखो ये वाला रूल काम नहीं करेगा क्योंकि प्रस्ताव तो प्रारंभ हो चुका है। तो 50 सदस्य वाला भी रूल काम नहीं करेगा। अब यहाँ से हम सीधा पारित करवाने का काम करेंगे। प्रस्ताव लाने का काम जैसे लोकसभा चालू कर दिए हैं तो राज्यसभा में केवल हम बहुमत करवाएंगे और इस प्रस्ताव को पारित करवाएंगे। तो यहाँ से भी पारित करवाने के लिए हमें चाहिए 2/3 बहुमत। तो दोनों सदनों से 2/3 बहुमत जैसे मिल जाता है तो महाभियोग का जो प्रस्ताव है ये हो जाता है पारित। और जैसे ही महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके बाद न्यायाधीशों को जिसके खिलाफ महाभियोग लाया गया है उनको पद त्याग करना होता है। उनको क्या करना है? पद का त्याग कर देना है। इसे ही हम बोलते हैं न्यायाधीशों पर महाभियोग लाना। क्लियर सभी का? तो दो आधार है, ये आप देख सकते हैं, पहला आधार और ये दूसरा आधार। प्रस्ताव को हम लोकसभा से भी ला सकते हैं, राज्यसभा से भी ला सकते हैं। लोकसभा से लाना चाहते हैं तो 100 लोगों का साइन, पारित करवाने के 2/3। राज्यसभा से लाना चाहते हैं 50 सदस्यों का बहुमत चाहिए शुरू में, और पारित करवाने के लिए 2/3 सदन का 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। और देखा जाए तो अभी तक ये नियम कभी भी लाया नहीं गया है। किसी भी न्यायाधीश को
महाभियोग के माध्यम से नहीं हटाया गया है, इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबका? चलो, तो इसी को हम विस्तार से देखते हैं अपने नोट्स के माध्यम से, किसमें क्या क्या बताया गया उसको ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है आधार, किस आधार पर लाएंगे। तो पहला क्या बताओगे? कदाचार या भ्रष्टाचार। दूसरा, शारीरिक असमर्थता कैसे ला सकते हैं। तो प्रस्ताव को लाना है तो लोकसभा से चालू करना है तो 100 सदस्यों का बहुमत चाहिए, और राज्यसभा में लाना है तो 50 सदस्यों का शुरू में समर्थन चाहिए होता है। ठीक है, और यदि हमें इन्हें दोनों सदनों से पारित करवाना है तो 2/2 बहुमत की आवश्यकता होगा दोनों सदनों का। तो 2/3 जैसे साइन करेंगे तो प्रस्ताव क्या हो जाता है? पारित हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अभी तक हम बात करें कि आज तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है, इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर है सभी का? चलो, तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है इसके संबंध में। क्लियर है सबका? चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ प्रमुख अनुच्छेद देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के संबंध में। इससे पहले वाले वीडियो में अनुच्छेद 124 तक को कवर कर चुके हैं, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट की संरचनाओं के बारे में अध्ययन किए थे। और आज हम अनुच्छेदों के माध्यम से देखेंगे अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 125 का संबंध है न्यायाधीशों के वेतन से। न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 125। अब हम बात करें कि न्यायाधीशों के वेतन को निर्धारण कितना कितना किया गया है अनुच्छेद 25 के माध्यम से। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश देखो दो टाइप के होते हैं। एक हम बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश जो एक होते हैं, और दूसरा हम बात करेंगे अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश जिसकी संख्या वर्तमान में 33 है। तो दोनों को मिला के 34 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में है। तो मुख्य न्यायाधीशों का वेतन कितना निर्धारित किया गया है? तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रति माह इनको जो वेतन मिलता है वो मिलता है 2,80,000 2,80,000 प्रति माह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है। और अन्य न्यायाधीशों का हम बात करें तो इनका जो प्रति माह जो वेतन है वो होता है आपका एक महीने का जो मंथली जो पेमेंट है वो है 2,50,000 2,50,000 ये अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है। क्लियर सबका? और इन्हें वेतन कहाँ से दी जाती है? तो भारत का जो संचित निधि है, भारत का जो क्या बता दो संचित निधि है, भारत का जितना भी पैसा होता है उसको कौन से फंड में रखा जाता है? तो संचित निधि में रखते हैं। तो वहाँ से इन सभी को क्या मिलता है? वेतन दिया जाता है। क्लियर सबका? और ये भी याद रखना कि इनके वेतन में कभी कटौती भी नहीं कर सकते, केवल वृद्धि कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबका? चलो, तो नोट से हम विस्तार से अध्ययन करते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है अनुच्छेद 125 के अंतर्गत। क्लियर है सबका? चलो, सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 125 का संबंध किससे है? तो वेतन से। मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,80,000 रुपये प्रति माह, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है 2,50,000 रुपये प्रति माह वेतन होता है। और इन वेतन कहाँ से देते हैं? तो भारत की संचित निधि से इन्हें वेतन दिया जाता है। इस बात को ध्यान देना है। क्लियर है सबका? तो ये हो गया अनुच्छेद 125 के संबंध में मुख्य जानकारी आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? चलो आगे बढ़े। तो अब इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 25 के बाद आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 126 की ओर। कि अनुच्छेद 126 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 126 का जो संबंध है वह किससे रिलेटेड है? तो ये सुप्रीम कोर्ट में हम बात करें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वह अनुच्छेद 126 के तहत किया जाता है। और ये किस प्रकार से नियुक्त होते हैं? तो हम जैसे मान लेते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो, जब सुप्रीम कोर्ट का क्या नहीं है
जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यदि उपस्थित नहीं है तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के माध्यम से अनुच्छेद 126 के तहत। ठीक है। और जो भी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनते हैं उनको सभी शक्तियाँ जो CJI जो होता है उसी की भांति शक्ति इन्हें भी प्राप्त होगा। कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे ये कब बनते हैं बता दो, जब CJI नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो कोई भी एक न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं। अनुच्छेद 126 के तहत यह कार्य किया जाता है। ठीक है। चलो तो विस्तार से अध्ययन करते हैं नोट्स के माध्यम से किसमें क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 126 का संबंध देख सकते हैं किससे है, तो आपको बताना है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड है। तो ये कब नियुक्त होते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है। और कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको सभी जो शक्तियां हैं किसके समान मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको जो पावर होता है वही सेम पावर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को भी मिलेगा यदि वो बनता है तो। क्लियर है। और कहाँ से बनेंगे, तो जो अन्य न्यायाधीश हैं 33, उन्हीं में से ही किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। तो यह हो गया हमारा अनुच्छेद 126 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। क्लियर है सभी का। चलो आगे बढ़ें। आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 126 के बाद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में 127 के बारे में। ठीक। अब आते हैं अनुच्छेद 127 क्या है और किससे रिलेटेड है यह अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 127 के तहत किस प्रकार के न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। तो अनुच्छेद 127 का संबंध है जिसको हम बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीश। कौन से न्यायाधीश, तदर्थ, जो अस्थायी रूप से कार्य करते हैं उन्हें हम तदर्थ बोलते हैं। तो तदर्थ न्यायाधीशों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 127, इसमें लिखा है मुख्य रूप से हम कि सुप्रीम कोर्ट की जब बैठक करने के लिए निश्चित गण पूर्ति पूरा ना हो, जैसे मान लो कि सुप्रीम कोर्ट में बैठक करने के लिए, जैसे कि यदि मान लो कि संवैधानिक बेंच है या मुख्य रूप से कॉन्स्टिट्यूशन जब बेंच बैठते हैं तो कम से कम 5 न्यायाधीश होने हैं, और मान लो कि हर न्यायाधीश अलग अलग कार्य में फंसे हुए हैं और ये 5 न्यायाधीश नहीं हो पा रहे हैं, तो उस समय 127 के तहत नियम है कि तदर्थ न्यायाधीश लाएंगे और बैठक में जितने न्यायाधीश की जरूरत है उतने न्यायाधीश की पूर्ति करते हैं। तो इस समय जो न्यायाधीश बनते हैं जिन्हें लाया जाता है उन्हें तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की बैठक करने के लिए निश्चित गण पूर्ति पूरा नहीं होता है तो राष्ट्रपति की अग्रिम स्वीकृति द्वारा मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। क्या कर सकता है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है CJI, और जो चीफ जस्टिस जो इंडिया होगा, मुख्य न्यायाधीश जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो नियुक्त करेगा किनको, तदर्थ न्यायाधीशों को। लेकिन किसकी स्वीकृति के बाद, तो राष्ट्रपति की पहले स्वीकृति लेंगे, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे और बैठक की जो भी गण पूर्ति है, जो भी क्या बता दो, गण पूर्ति का मतलब न्यूनतम संख्या जिसके पश्चात बैठक प्रारंभ कर सकते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। अब बात यह आता है कि तदर्थ न्यायाधीश कहाँ से आएंगे। तो तदर्थ न्यायाधीश का हम बात करें तो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उस व्यक्ति को नियुक्त की जाती है जो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुका हो या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन वर्तमान में वो न्यायाधीश नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन योग्यता उनके पास है जरूर, तो उस अवस्था में तदर्थ न्यायाधीश बना सकते हैं। ये जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश रह चुका होगा उसको भी हम तदर्थ न्यायाधीश बना सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं,
हाई कोर्ट में नियुक्त नहीं करते कभी भी, इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबका? चलो, तो ये सब महत्वपूर्ण बातें अनुच्छेद 127 से बताए गए हैं। तो चलो नोट्स के माध्यम से देखते हैं इसमें क्या क्या चर्चा की गई है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 127 जो हम देखें, इसका संबंध किससे है? तो तदर्थ न्यायाधीशों से। नेक्स्ट पर हम पॉइंट करें कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब करते हैं? जब गण पूर्ति पूरा नहीं होता है। कब? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बैठक का। और कौन नियुक्त करता है? तो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। किसकी स्वीकृति के पश्चात? तो राष्ट्रपति के स्वीकृति के पश्चात तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आगे देखते हैं कि कहाँ के न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश बनाते हैं। तो या तो हम देखेंगे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो ऐसे व्यक्ति को तदर्थ न्यायाधीश मतलब अस्थायी न्यायाधीश बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। या देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता जो रखता है, ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, उसे भी हम तदर्थ न्यायाधीश बना सकते हैं, ये याद रखना है। और तदर्थ न्यायाधीश केवल कहाँ नियुक्त होते हैं? तो ये होते हैं केवल सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होते हैं। हाई कोर्ट में कभी भी तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था नहीं होती है, इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर सबका? आ रहा है क्लियर सबको समझ में? तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 127 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। क्लियर सबका? चलो नेक्स्ट जो हमारा अनुच्छेद हम देखेंगे जो है अनुच्छेद 128। क्लियर है? चलो अनुच्छेद 128 के बारे में हम देखें तो क्या बातें किसकी चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 128 का संबंध है, हम बता सकते हैं सेवानिवृत्त जो भी न्यायाधीश होते हैं, जो रिटायर हो चुके होते हैं, उनके संबंध में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है वो अनुच्छेद 128 में लिखा है। और इसमें देखो क्या लिखा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर हो चुके हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्य के रूप में नियुक्त होने के योग्य हैं, उनसे अनुरोध कर सकता है कि वह अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में कार्य करे। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है CJI, अगर उनको लगता है किसी मामले पर उन्हें किसी अन्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है, लेकिन उस अवस्था में सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायाधीश की संख्या में कमी आ चुका है, तो जो भी सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उनको क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए केवल क्या कर सकता है, अनुरोध कर सकता है। अनुरोध और रिक्वेस्ट कर सकता है, एकदम फोर्स नहीं करेगा कि आपको यहाँ कार्य करना है न्यायाधीश के रूप में, ऐसा फोर्स नहीं कर सकता, केवल रिक्वेस्ट कर सकता है, अनुरोध कर सकता है कि आप हमारा हेल्प कर दीजिए ऐसे करके। तो ये जो व्यक्ति जो आएंगे वो कौन होंगे? तो या तो वो मुख्य रूप से हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकते हैं, या हाई कोर्ट के भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे उनके पास सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए नियुक्त होने के लिए जो योग्यता होती है वो होना आवश्यक होता है। तो ये अनुच्छेद 128 आपको क्लियर हो चुका होगा। तो जितने भी रिटायर न्यायाधीश होते हैं उनको भी पुनः काम करने के लिए मुख्य न्यायाधीश बुला सकता है, और ये या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर न्यायाधीश होंगे या तो हाई कोर्ट के ऐसे रिटायर न्यायाधीश होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग्य थे लेकिन नहीं बन चुके थे, लेकिन हाई कोर्ट से उन लोग रिटायर हो चुके हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे न्यायाधीश के रूप में, लेकिन उनका रिटायरमेंट हो गया, कार्यकाल हो गया। तो इस संबंध में भी आपको ध्यान देना है। क्लियर सभी का? तो अगर अनुच्छेद 128 के बारे में आगे बढ़ते हैं, हम अनुच्छेद 128 के बारे में जो हम डिटेल नोट्स लिखे हैं उसकी चर्चा एक बार कर लेते हैं। क्लियर सबका? चलो, तो अनुच्छेद 128 का संबंध किससे बता दो, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश से रिलेटेड है। इसमें हम बात करें तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो CJI होगा सुप्रीम कोर्ट का, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय
किसी भी समय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य थे, उनसे अनुरोध कर सकता है कि वह अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करे। तो ये आवश्यकता पड़ने पर ये सब कार्य किया जाता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर सभी का? चलो आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 128 के संबंध मुख्य रूप से जानकारी। लेकिन ऐसा करने से पहले उनको किसकी सहमति लेना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को तो लेना पड़ेगा मुख्य रूप से राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही वो ऐसा कर सकता है। राष्ट्रपति जब सहमति प्रदान करेंगे तब मुख्य न्यायाधीश जो होंगे इस प्रकार से कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 128 के माध्यम से रिटायर हुए न्यायाधीशों को भी वापस बुलाकर कार्य करवा सकते हैं अनुच्छेद 128 के तहत। क्लियर सबका? चलो अब हम आते हैं अनुच्छेद 128 के बाद अनुच्छेद 129 के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास है उसको आपको देखना है। क्लियर सबका? चलो तो अनुच्छेद 128 जो है किससे रिलेटेड है? सॉरी, अनुच्छेद 129 जो है वह किससे संबंधित है? तो ये जो बताया गया है अभिलेख न्यायालय से रिलेटेड। किससे संबंधित है? अभिलेख न्यायालय। ठीक है, तो अनुच्छेद 129 का संबंध किससे है? तो सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय के संबंध में। ये अभिलेख न्यायालय क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे कि मान लो कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले होते हैं वो सभी फैसले को एक अभिलेख के रूप में एकत्र किया जाता है और उसी फैसले के आधार पर जो अभिलेख में लिखा चुका है सुप्रीम कोर्ट का जो भी एक एक पॉइंट है, एक एक जो भी पहलू है, छोटे से छोटा केस या बड़ा से बड़ा केस जो सुप्रीम कोर्ट जो अपना फैसला सुनाता है उसका हर एक फैसला को लिखित रूप में लिखा जाता है। और एक बार वह लिखित रूप में लिखा चुका है तो इसी के आधार पर देश में किसी भी न्यायालय में अगर उसी प्रकार का ही केस दर्ज हुआ है तो हम क्या करवा सकते हैं? अभिलेख न्यायालय में जो लिखा हुआ है उस आधार पर हम केस लड़ सकते हैं और सुनवाई करवा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भाई इस केस के लिए ऐसा फैसला सुनाया था तो आप भी इस केस के लिए ऐसा ही फैसला सुनाएंगे। ऐसा हम अभिलेख न्यायालय के संबंध में कह सकते हैं। तो कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो एक एक निर्णय है वह एक मुख्य रूप से अभिलेख होता है। ठीक है, और उसी अभिलेख का अध्ययन करते हैं और किसी भी केस का सुनवाई करते हैं। अन्य न्यायालयों में ये किसी के भी द्वारा मुख्य रूप से। ठीक है, तो उसी बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 क्लियर हो गया सबको? चलो तो हम डिटेल से चर्चा करते हैं अनुच्छेद 129 में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, रिकॉर्ड, जो भी चीज़ लिखे जाते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है और उसी रिकॉर्ड के आधार पर देश के अन्य न्यायाधीश जो होते हैं वो अपना फैसला भी सुना सकते हैं। इस बात को याद रखना है, उसी को हम बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। क्लियर है? तो यहाँ देखो क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का हर एक फैसला अपने आप में एक कानून होता है। जो भी फैसला सुना है वो एक कानून है, वो एक पूरे देश भर के किसी भी न्यायालय में उसको हम लागू करवा सकते हैं सेम केस पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा है कि अभिलेख न्यायालय से आशा है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय को रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है और इन विषयों को भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में नज़ीर के रूप में पेश किया जा सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस केस पर ऐसा फैसला सुनाया था तो वही सेम केस पर आप गलत दूसरा फैसला नहीं सुना सकते। तो ऐसा हम बोलते हैं नज़ीर। तो इस चीज़ को देख के कार्य किया जाता है हर एक न्यायालयों में। क्लियर है सबका? चलो तो ये जो महत्वपूर्ण बातें देखें अनुच्छेद 129 में, इसे आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबका? चलो अनुच्छेद 129 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 130 की ओर। इसमें क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 130 है, यह अनुच्छेद किससे रिलेटेड है? तो अनुच्छेद 130 जो संबंधित है यह मुख्य रूप से जो भी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होगा
सुप्रीम कोर्ट की जो बैठकें होंगी उनके स्थान से संबंधित है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान क्या होगा बैठकों से रिलेटेड, ये चर्चा किया गया है अनुच्छेद 130 में, आपको ध्यान देना है। ठीक है, अनुच्छेद 130 में स्थान के संबंध में हम देखें तो अनुच्छेद 130 में सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है बैठक से संबंधित वो होता है आपका दिल्ली। क्या था बता दीजिए, दिल्ली जो है मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के बैठक के लिए स्थान घोषित किया गया है। लेकिन हम यहाँ बात करें कि दिल्ली के अलावा और कहीं भी बैठक लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, तो दिल्ली के अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो बैठक है अन्य किसी भी स्थान पर भी लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होता है, तो मुख्य रूप से हम बात करें तो इसके लिए स्वीकृति चाहिए होता है मुख्य रूप से राष्ट्रपति का। ठीक है, कि राष्ट्रपति से स्वीकृति कौन लेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो CJI है मुख्य रूप से वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात दिल्ली के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की बैठक बुला सकता है। और अभी तक हम देखें 2 ऐसे स्थान जहां सुप्रीम कोर्ट की बैठक लग चुके हैं, तो वो एक स्थान जिसका नाम है आपका हैदराबाद, ठीक, और दूसरा जो स्थान है वो है आपका श्रीनगर। ठीक है, ये 2 ऐसे स्थान हैं जहां अब तक सुप्रीम कोर्ट की बैठक लगाई जा चुकी है, दिल्ली के अलावा, एक हैदराबाद में और दूसरा श्रीनगर में ऐसा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 130 और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम अपने नोट्स में देखते हैं कि क्या क्या इसमें बताया गया है। तो अनुच्छेद 130 का संबंध किससे है, तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान से रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान घोषित क्या है बता दो, तो दिल्ली घोषित है। लेकिन इसके अलावा हम बात करें तो राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त करके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिल्ली के अलावा अन्य किसी स्थान पर ही बैठक बुला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। और ऐसा कहाँ कहाँ बैठक हो चुका है, तो हैदराबाद एक ऐसा स्थान है जहाँ सुप्रीम कोर्ट की बैठकें आयोजित की जा चुकी है, और दूसरा स्थान है आपका श्रीनगर। ये विशेष परिस्थिति में ऐसा करते हैं। तो ये हमारा अनुच्छेद 130 और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। क्लियर है सबका। अब हम आगे आते हैं अनुच्छेद 130 के बाद अनुच्छेद 131 की ओर। इसमें क्या किस बात की चर्चा मुख्य रूप से किया गया है, तो देखते हैं ध्यान से। अनुच्छेद 130 है, इसमें किस बात की चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 130 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का जो प्रारंभिक अधिकार है, प्रारंभिक अधिकार, या हम बात करें इसके अलावा इसी का हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार, ये मूल क्षेत्र अधिकार, इससे रिलेटेड अनुच्छेद है हमारा 131। ठीक है, और हम बात करें सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 131 के तहत किस प्रकार के विवादों का निपटारा करता है, तो हम बात करें जैसे कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद होने पर निपटारा करेंगे। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये देख सकते हैं कि जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार और 2 राज्य सरकारों के बीच में यदि मुख्य रूप से विवाद उत्पन्न होता है तब भी उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि जैसे हम बात करें कि एक तरफ हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, और दूसरे तरफ राज्य कोई नेक्स्ट कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों एक तरफ हैं और कोई भी एक स्टेट एक तरफ है। तो इस टाइप का भी फैसला यदि आता है सुनवाई के लिए तो उसका निपटारा कौन करता है, सदैव सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होता है। तो इसे ही हम बोलते हैं मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। क्लियर है सबका। चलो, तो हमारे नोट्स में विशेष रूप से देखते हैं किस प्रकार का अध्ययन आपको करना है। तो अनुच्छेद 131 का संबंध किससे है, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार के संबंध में है। और इस क्षेत्राधिकार के तहत किस प्रकार के विवादों का निपटारा किया जाता है, तो पहला विवाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच यदि कुछ विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही करती है।
इसके अलावा हम बात करें किसी एक राज्य सरकार और किसी दूसरी राज्य सरकार के बीच कुछ विवाद पैदा हो जाता है, तो इसका भी निपटारा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट ही करता है। तीसरा चीज हम देखते हैं, जैसे कि राज्य सरकार एक पक्ष में है और दूसरे पक्ष में राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार एक साथ है कोई कोई, तो उस प्रकार के भी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। इसे ही हम बोलते हैं मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार इसे ही कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर सबका? चलो, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 131 और उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। क्लियर सबका? चलो, अनुच्छेद 131 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 132 की ओर। ठीक है, अनुच्छेद 132 के तहत ये अनुच्छेद 132 में क्या बताया गया है? तो इसमें लिखा है जो सुप्रीम कोर्ट का अपीली क्षेत्राधिकार के संबंध में ये जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा क्षेत्राधिकार? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 132 में किया गया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या बता दो? अपीलीय क्षेत्राधिकार का संबंध किससे है? अनुच्छेद 132 से है। अब इसके तहत हम देखते हैं कि क्या क्या कार्य होता है मुख्य रूप से। ठीक है, तो अपील का मतलब देखो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे में क्या होते हैं बता दो? हाई कोर्ट्स होते हैं। तो हाई कोर्ट से और हाई कोर्ट से नीचे क्या होता है बता दो? तो होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो मान लो कि कोई फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनाया गया और आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो उसे आप कहाँ ले जा सकते हैं? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट के भी फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उसे हम मुख्य रूप से ले जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हम नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हो कि केस से यदि संतुष्ट नहीं होते हैं तो धीरे धीरे करके हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं बता दो? अपीली, उसी को अपील करना बोलते हैं। तो देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय कौन सा होता है? तो सुप्रीम कोर्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट के संबंध में हम अपीली न्यायालय किस में लिखा है? अनुच्छेद 132 में। ठीक है, तो चलो इसी का अध्ययन करते हैं हमारे नोट्स के माध्यम से किसमें किस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो अनुच्छेद 132 का संबंध किससे है? तो अपीली क्षेत्राधिकार। इसमें लिखा है अनुच्छेद 132 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील हेतु अदालत है। कि आप किसी केस से संतुष्ट नहीं है नीचे वाले न्यायालय से, तो उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं। तो अपीली हेतु अदालत है और निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुना सकता है। कि जो भी निचली अदालत होंगी उनका जो भी फैसला है उसको कहाँ बदलवा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में बदलवा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है मुख्य रूप से। ठीक है, जिसे 4 शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है कि 4 भागों में हम अपीली क्षेत्राधिकार को पढ़ते हैं। पहला जो होता है आपका संवैधानिक मामलों में अपील, यहाँ ला सकते हैं। दूसरा, दीवानी मामलों में अपील ला सकते हैं। तीसरा, आपराधिक मामलों में अपील ला सकते हैं। और चौथा, विशेष अनुमति द्वारा अपील हम ला सकते हैं। तो जैसे कोई भी संवैधानिक मामलों पर कुछ चीज़ होता है तो वहाँ उसको हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं। दीवानी मामलों में जो मुख्य रूप से होते हैं धन से पैसे से रिलेटेड जो मामले होते हैं उसको दीवानी मामले बोलते हैं। तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 133 में आपको देखने मिलता है। आपराधिक मामलों में हम अपील कर सकते हैं यहाँ अनुच्छेद 134 के तहत। और कुछ विशेष अनुमति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से अनुमति पहले ग्रहण करेंगे, उसके बाद हम अन्य जो भी केसेस होते हैं उसको भी ला सकते हैं। अनुच्छेद 136 के तहत ऐसा किया जा सकता है। तो दीवानी मामलों में अपील अनुच्छेद 133, आपराधिक मामलों में अनुच्छेद 134 और सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद यदि कुछ अन्य मामले हैं तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं अपील के माध्यम से। तो अनुच्छेद 136 के माध्यम से करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है 33, 34 और 36 जो अपीली क्षेत्राधिकार से रिलेटेड होते हैं। क्लियर है सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं, हम ध्यान से देखते हैं। इसके अलावा हम अनुच्छेद 137 का अध्ययन करें। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो हमारा अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 137।
अनुच्छेद 137 में किस बातों की चर्चा महत्वपूर्ण रूप से किया गया है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो अनुच्छेद 137 का जो संबंध है वह है मुख्य रूप से निर्णयों या आदेशों का पुनर्विलोकन, रिव्यू जिसको हम बोलते हैं, कि जो भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाया है उस पर वो पुनर्विलोकन भी कर सकता है 137 के तहत। तो वही पॉइंट यहाँ लिखा देख सकते हैं कि अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति प्रदान करता है। कि मान लो सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला अपना सुना चुका है लेकिन उसको बदलवाना है, तो उसके लिए उन्हें पुनर्विलोकन करना पड़ेगा। तो जो भी अपना निर्णय दिए हैं उस पर यदि सुधार करना है तो उस पर पुनर्विलोकन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम बात करें उदाहरण को लेके, तो उदाहरण में लिखा गया है कि जैसे कि बेरुबारी और चंपकम दोराई राजन वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्ताव को संविधान का अंग नहीं माना था। ठीक है, ये अपने फैसले में साफ साफ बोल दिया कि जो भाई प्रस्तावना होगा संविधान का वो संविधान का अंग नहीं है। ऐसा फैसला सुना दिया गया 1960 में। लेकिन आगे चल के एक और केस दर्ज हुआ जो था आपका सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसे संविधान की आत्मा कही जाएगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। देख रहे 1960 में प्रस्तावना के बारे में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन आगे चल के फिर देखने मिला 1973 में और अपने फैसले में कहा कि इस प्रस्तावना संविधान का अंग है और उसको हम संविधान की आत्मा मानेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो इसे ही हम बोलते हैं मुख्य रूप से पुनर्विलोकन होना। पुनर्विलोकन सबको क्लियर हो गया होगा कि अपने फैसलों को सुधारना। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है, अपने फैसलों को सुधार सकता है किस अनुच्छेद के माध्यम से, 137 जो अनुच्छेद है इसके माध्यम से ऐसा कर सकता है। क्लियर सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं। इससे बाद जो मुख्य इंपॉर्टेंट अनुच्छेद में 139 आपको याद रखना है। इसमें लिखा है कि मौलिक अधिकार को छोड़कर अन्य किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार को छोड़कर अन्य किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 139। क्योंकि मौलिक अधिकार से संबंधित रिट कौन सा अनुच्छेद के तहत जारी करता है सुप्रीम कोर्ट? तो वो होता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार से रिलेटेड अन्य जो भी रिट होते हैं 5 प्रकार के वो जारी करते हैं। लेकिन उसको छोड़कर और कोई भी मामला में यदि रिट जारी करना है सुप्रीम कोर्ट को तो अनुच्छेद 139 के तहत कर सकता है। इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर सबका? चलो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद में आपको याद रखना है अनुच्छेद 141 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको ध्यान ये रखना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सभी प्रकार के आदेश देश के सभी न्यायालय में मानना बाध्यकारी होगा। कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा उसको देश के सभी न्यायालय में मानना बाध्यकारी होता है, उन्हें मानना ही पड़ेगा। जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट का निकलता है वह आदेश हर एक न्यायालय में मानना अनिवार्य होता है। इस अनुच्छेद के माध्यम से 141 में जो लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का हर एक आदेश देश के हर एक न्यायालय में माना जाएगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 141 में हमें देखने मिलता है। क्लियर है सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 141 के बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 143। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत देखो क्या होता है भाई, तो इसमें हम बात करें कि यदि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह लेना है तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, क्या बोलते हैं बता दो? परामर्श, जिसको हम बोलते हैं सलाह मांग सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो परामर्श दिया जाता है वो बाध्यकारी नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर है सभी का? चलो तो अनुच्छेद 143 किससे रिलेटेड है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से या सुप्रीम कोर्ट से कौन परामर्श मांग सकता है? तो राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है। तो इसकी चर्चा किया देख सकते हैं
तो इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है? परामर्श मांग सकता है। फिर आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। अर्थात परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। कहने का मतलब कि भाई सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट तो अपना सलाह दे दी है, लेकिन इस सलाह को माने या ना माने ये किस पे डिपेंडेंट है? तो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है। अगर उनके सलाह को माना जाता है और उस बेस पर आगे कुछ काम करेंगे तो भी सही है, और सलाह यदि मान लो कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, सलाह उसको गलत लग रहा है, तो उसको ना मानते हुए अपना कार्य कर सकता है। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर सभी का? चलो, इसके अलावा भी कुछ एक पॉइंट यहाँ बताया गया, देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उससे पूछा गया प्रश्न व्यर्थ है या अनावश्यक है तो वह उत्तर देने से मना कर सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यदि प्रश्न पूछा गया तो उत्तर देने के लिए मना कब करेगा? तो वो लिखा है कि पूछा गया प्रश्न व्यर्थ है, कोई उसका हल ही नहीं है कुछ मामलों में, तो उस कंडीशन में वो उत्तर ही नहीं देगा। ऐसा भी अनुच्छेद 143 के अंतर्गत प्रावधान होते हैं। क्लियर है सबका? चलो, इसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद में याद रखेंगे अनुच्छेद 145। अनुच्छेद 145 का बात करें तो इसमें देखो क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के साधारणतः विनिमय के लिए नियम बना सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो भी नियम बनते हैं अनुच्छेद 145 के तहत बनाए जा सकते हैं। और हम बात करते हैं, लिखा है संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया से रिलेटेड नियम बना सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर सभी का? चलो, इसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में याद रखेंगे अनुच्छेद 147। अनुच्छेद 147 में देखो क्या बताया गया है। तो यहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों का खर्च का प्रावधान है इसके अंतर्गत। और यहाँ लिखा है उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायमूर्ति मतलब मुख्य न्यायाधीश करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी कर्मचारी होंगे या जो भी अधिकारी होंगे उन सब की नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही इनकी नियुक्ति करता है। और इन अधिकारियों और कर्मचारियों से रिलेटेड जितने भी खर्च हैं वो इन्हीं के अधीन रहते हुए किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उनको सुप्रीम कोर्ट में खर्च करने का प्रावधान है। साथ ही साथ जो भी अधिकारी होंगे सेवक होंगे उनको नियुक्त करने का भी जो अधिकार अनुच्छेद 146 के तहत उन्हें प्राप्त होता है। क्लियर है सभी का? चलो, अनुच्छेद 146 के बाद हम कुछ नोट पॉइंट यहाँ देखते हैं। ध्यान से यहाँ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान से संबंधित मामलों में सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम संख्या 5 होना आवश्यक होता है, जिसे हम संवैधानिक पीठ कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के नाम से जानते हैं। यदि कुछ मुद्दा देश में ऐसा उठा है जो संविधान से रिलेटेड है, संविधान से संबंधित है, तो उस समय आपको देखना होता है मुख्य रूप से कि इस स्थिति में उनका फैसला सुनाने के लिए कम से कम भी 5 न्यायाधीश को बैठना पड़ेगा ही, क्योंकि वो संवैधानिक पीठ के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है सबका? चलो, आगे हम बात करें इसी में ही, तो आपको याद रखना है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय में किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर है सभी का? ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होंगे यदि वो अवकाश प्राप्त कर चुके तो वो किसी भी न्यायालय में किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का क्या होता है? संरक्षक।
यह संविधान का अंतिम व्याख्याता, कि संविधान के मामले में संविधान में किस बात की चर्चा है या नहीं है, इसकी सुनवाई कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट में। उसी को बोलते हैं संविधान का अंतिम व्याख्याता। यह संविधान का संरक्षक, कि हर एक चीज संविधान के अनुरूप होने चाहिए, यह किसके अंतर्गत कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट को देखना होता है संविधान का संरक्षक होने के भांति कि देश में हर एक काम सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत संविधान के अधीन होनी चाहिए। इस और संविधान की व्याख्या कौन करता है देश में? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। इसे भी आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबका? चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है कि भारत गणराज्य में अब तक कुल 50 मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, और न्यायाधीशों ने हम बात करें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। न्यायमूर्ति श्री हम बात करें H.J. कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तथा वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है जिसका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। हीरालाल जे कानिया बोलते हैं इन्हें हम। ठीक है, और वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है जिनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो आप वीडियो के बनने के बाद भी एक बार वर्तमान वाले को चेक जरूर करें, क्योंकि ये कभी भी चेंज होते रहते हैं। तो वो आपका काम है कि वर्तमान में अभी की स्थिति में हम बात करें तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, और इसके बाद जो भी न्यायाधीश होंगे उनको आप मुख्य रूप से अध्ययन करते रहेंगे करंट अफेयर के माध्यम से। ठीक है, तो आज हम जितना भी पढ़ें, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और हमारे वीडियो को जरूर देखें जिसमें महत्वपूर्ण इस प्रकार की जानकारी दी जाती है। यदि आपको हमारा पढ़ाए गए नोट्स वीडियो के नोट्स यदि चाहिए होते हैं तो उसके संबंध में हम बात करें तो इसी वीडियो का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चलाए जाते हैं हमारे माध्यम से, जिसमें आप रेलवे, बैंक, एसएससी, पीएससी, व्यापम ये सभी एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं। जिसमें आप आज हम जो भी वीडियो में देखें उसके पूरे पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट आपका लिया जाएगा, और वीडियो लिंक भी आपको हर दिन प्रोवाइड किया जाएगा। तो यदि आप घर बैठे अपने एग्जामों की तैयारी करना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। जैसे आप वीडियो में आप जो देखें उसी का ही पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, और इसी वीडियो का ही जो भी टेस्ट लिंक है एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको भी इसमें आप देख पाओगे। ठीक है, अगर आपको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो इस स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर सभी का? चलो, यदि आपको हमारा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन क्लासेस का जो हमारा समय है सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, और दूसरा जो पाली है वो 11 से 2 बजे भी चलता है। स्थान आप देख सकते हैं, रेलवे इंस्टीट्यूट, रेलवे स्टेशन के सामने, वार्ड क्रमांक 26, दिल्ली राजरा, ये जिला बालोद छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो आप हमारा ऑफलाइन क्लासेस चालू कर सकते हैं मुख्य रूप से, और कुछ भी अन्य जानकारी के लिए आप हमें दिए गए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और अन्य कोई भी विषय से रिलेटेड आपको डाउट होगा, नोट्स से रिलेटेड या कोई भी, तो हमें आप संपर्क जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।